बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू सी शार्प ट्यूटोरियल सीरीज़। माय नेम इज़ जुनैद अहमद और आज हम इस सीरीज़ की इंट्रोडक्टरी क्लास से स्टार्ट करेंगे। सी शार्प का कोर्स स्टार्ट करने से पहले आपको बेसिक प्रोग्रामिंग नॉलेज होनी चाहिए, प्रेफरेबली इन सी प्लस प्लस और जावा। सो फॉर्मली स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। सी शार्प जिसको हम डिनोट करते हैं सी हैश से और प्रोनाउंस करते हैं सी शार्प। सी शार्प बेसिकली एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इसका मतलब यह है कि इसमें कोई किसी भी किस्म का सॉफ्टवेयर बनाया जा सकता है। इसमें आप गेम भी बना सकते हैं, वेबसाइट भी बना सकते हैं, कोई डेस्कटॉप बेस्ड एप्लीकेशन भी बना सकते हैं, जैसे कि MS ऑफिस, MS वर्ड, जो कि आपके विंडोज़ प्लेटफॉर्म पे चलती हैं। और इसके अलावा भी बेशुमार एप्लीकेशंस आप बना सकते हैं और हम ये सारी एप्लीकेशंस हम इस कोर्स में स्टडी करेंगे आहिस्ता आहिस्ता करके। सेकेंडली, ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड बेस्ड लैंग्वेज है। अगर आप C++ को देखें तो C++ प्रोसीजरल लैंग्वेज थी, लेकिन वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन को सपोर्ट करती थी। आप C++ का कोई प्रोग्राम विद क्लासेस और विदाउट क्लासेस दोनों तरीक़ों से बना सकते थे, लेकिन सी शार्प में आप जो प्रोग्राम बनाएंगे वो उसमें आप क्लासेस यूज़ करेंगे, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन यूज़ होगी। सी शार्प माइक्रोसॉफ्ट ने डेवलप की थी और 2002 में इसका फर्स्ट वर्जन लॉन्च किया था। सी शार्प बेसिकली डॉटनेट, माइक्रोसॉफ्ट का एक मेजर प्लान था डॉटनेट फ्रेमवर्क, उसका पार्ट थी। ये चीज़ बहुत ज़रूरी है जानना कि डॉटनेट फ्रेमवर्क माइक्रोसॉफ्ट का एक मेजर प्रोजेक्ट था जो कि उन्होंने 2002 में लॉन्च किया और उसका पार्ट थी सी शार्प लैंग्वेज। डॉटनेट फ्रेमवर्क में और भी बहुत सी लैंग्वेजेस हैं, सी शार्प उन लैंग्वेजेस में से जस्ट एक लैंग्वेज है। तो ये याद रखिएगा कि स्कोप के हवाले से देखा जाए तो डॉटनेट फ्रेमवर्क को समझना ज़्यादा ज़रूरी है और उसका स्कोप ज़्यादा बड़ा है। सी शार्प के क्रिएटर का टाइटल मिलता है एंडर्स हेजल्सबर्ग को, जो कि सी शार्प डेवलपमेंट टीम के हेड थे माइक्रोसॉफ्ट में। अगर आपको C++ से जावा आती है तो आप बहुत इजीली सी शार्प सीख सकते हैं, क्योंकि सी शार्प का जो सिंटेक्स है वो C++ से बहुत मिलता जुलता है और इसके जो एडवांस टॉपिक्स हैं वो जावा से सिमिलर हैं। और इनफैक्ट जावा और सी शार्प तकरीबन एक ही तरह के फीचर्स रखती हैं, क्योंकि जो फीचर विद टाइम एक लैंग्वेज ने अपडेट किए, अपने फीचर्स ऐड किए, दूसरी लैंग्वेज ने भी वो फीचर्स अडॉप्ट किए। मार्केट में के हवाले से देखा जाए तो मोस्ट डिमांडिंग लैंग्वेजेस में से सी शार्प एक लैंग्वेज है और एक स्टैटिस्टिक्स के मुताबिक तो टॉप 5 लैंग्वेजेस में सी शार्प का भी नाम आता है। और अगर आप हाईली पेड जॉब्स चाह रहे हैं तो आपको सी शार्प लाजमी सीखनी चाहिए। ये एवरग्रीन लैंग्वेज है। इस कोर्स के लिए माइक्रोसॉफ्ट का इंट्रोडक्शन बहुत ज़रूरी है। माइक्रोसॉफ्ट इस टाइम IT प्रोडक्ट्स और सर्विसेज का ग्लोबल वेंडर है। माइक्रोसॉफ्ट की मेजर प्रोडक्ट्स जिसकी वजह से माइक्रोसॉफ्ट को ज़्यादा पॉपुलैरिटी मिली वो सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स हैं, जिसमें टॉप ऑफ द लिस्ट विंडोज़ है। इसके अलावा MS ऑफिस और इसकी जो प्रोडक्ट्स हैं जो हम डेवलपमेंट करते हैं माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ की एप्लीकेशंस की, उसमें एक बहुत पॉपुलर ID विजुअल स्टूडियो, ये भी माइक्रोसॉफ्ट की प्रोडक्ट है। माइक्रोसॉफ्ट सॉफ्टवेयर के अलावा हार्डवेयर एसेसरीज में भी डील करता है। माइक्रोसॉफ्ट गेमिंग इंडस्ट्री के लिए भी इक्विपमेंट बनाता है, प्लस माइक्रोसॉफ्ट ऐसी टेक्नोलॉजीज़ भी प्रोवाइड करता है कि जिसमें आप 3D और 2D गेम्स बना सकें, ऐसे सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करता है और ऐसी लाइब्रेरीज प्रोवाइड करता है। मोबाइल फ़ोन्स, मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम और मोबाइल ऐप्स के लिए भी माइक्रोसॉफ्ट काम कर रहा है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट माइक्रोसॉफ्ट क्लाउड सर्विसेज भी प्रोवाइड करता है। यहाँ ये सब कुछ बताने का मकसद ये था कि जब आप सी शार्प में कोई सॉफ्टवेयर बनाएंगे तो आप इस चीज़ को जहन में रखिएगा कि आप माइक्रोसॉफ्ट की किसी भी टेक्नोलॉजी के लिए सॉफ्टवेयर बना सकते हैं। आप मोबाइल ऐप भी बना सकते हैं, गेम्स भी बना सकते हैं, क्लाउड सर्विसेज भी प्रोवाइड कर सकते हैं और विंडोज़ के लिए भी सॉफ्टवेयर बना सकते हैं। अब एक बहुत ज़रूरी कॉन्सेप्ट डॉटनेट फ्रेमवर्क, इसको समझना बहुत ज़रूरी है सी शार्प के कोर्स में। तो इसको हम एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। एज्यूम करें कि आप एक गेस्ट हाउस में रहने के लिए जाते हैं और वहाँ पे आपने बहुत से काम करने हैं। फॉर एग्जांपल TV देखना है, चेस खेलनी है, खाना बनाना है और सोना है। इन सब चीज़ों के लिए आपको कुछ चीज़ें रिक्वायर्ड होंगी इन सब कामों के लिए, जैसे कि टेलीविज़न सेट, चेस बोर्ड एंड सो ऑन। तो ये सारी चीज़ें आप अपने साथ लेके नहीं जाएंगे।
ये सारी चीज़ें आपको इस गेस्ट हाउस में मिलेंगी और आप ये चीज़ें जस्ट यूज़ करेंगे। सो सेम इज़ द केस कि अगर आप अपने आप को सी शार्प के प्रोग्राम कंसिडर करें और ये घर आप इसको कंसिडर करें कि डॉट नेट फ्रेमवर्क है, तो सी शार्प के प्रोग्राम को रन होने के लिए डॉट नेट फ्रेमवर्क की ज़रूरत होती है। जैसे आपको एक घर की ज़रूरत होती है, इसी तरह ही एक सी शार्प के प्रोग्राम को डॉट नेट फ्रेमवर्क की ज़रूरत होती है। जिस कंप्यूटर में आपने सी शार्प की डेवलपमेंट करनी है या प्रोग्राम्स को रन करना है, सॉफ्टवेयर को रन करना है, वहाँ पे डॉट नेट फ्रेमवर्क का होना लाजमी है। और सी शार्प के प्रोग्राम को जिन टूल्स की और लाइब्रेरीज़ की ज़रूरत होती है, डॉट नेट फ्रेमवर्क वो सारे टूल्स और लाइब्रेरीज़ प्रोवाइड करता है सी शार्प के प्रोग्राम को। आई थिंक इससे कुछ क्लियर हुआ होगा। अब हम फॉर्मली देखते हैं डॉट नेट फ्रेमवर्क क्या है। डॉट नेट फ्रेमवर्क, जिसको डॉट नेट भी कहा जाता है, यह माइक्रोसॉफ्ट का एप्लीकेशन डेवलपमेंट फ्रेमवर्क है। माइक्रोसॉफ्ट सी शार्प में जो आप सॉफ्टवेयर बनाते हैं उनको डेवलप करने, एग्जीक्यूट करने और डिप्लॉय करने में मदद देता है। जब आप कोई सी शार्प के प्रोग्राम बनाते हैं तो उसको जब आप बना रहे होते हैं, डेवलप कर रहे होते हैं, तब आपको डॉट नेट फ्रेमवर्क की ज़रूरत पड़ती है। जब आप उसको एग्जीक्यूट करते हैं, रन करते हैं, चाहे वो किसी भी मशीन पे रन करें, उस पर डॉट नेट फ्रेमवर्क का होना लाजमी है। और अगर आप डिप्लॉय करते हैं, डिप्लॉयमेंट में भी डॉट नेट फ्रेमवर्क आपको हेल्प करता है। डिप्लॉय करने का ताल्लुक ज़्यादातर होता है सर्वर से, कि जब आप किसी एप्लीकेशन को सर्वर में इंस्टॉल करते हैं या डिप्लॉय करते हैं और बाकी तमाम यूज़र्स जो कि इंटरनेट पे होंगे या इंटरनेट पे होंगे, वो उस एप्लीकेशन को यूज़ कर सकेंगे। सो डॉट नेट फ्रेमवर्क अगर फिज़िकली देखा जाए तो बेसिकली एक सॉफ्टवेयर कंपोनेंट है जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम पे रन होता है। इनिशियली डॉट नेट विंडोज़ के लिए बनाया गया था, बाद में बाकी ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे कि लिनक्स, यूनिक्स, इनके लिए भी अवेलेबल हो गया था। डॉट नेट फ्रेमवर्क वो टूल्स और लाइब्रेरीज प्रोवाइड करता है जिनको यूज़ करके डेवलपर्स सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं। एक कंप्यूटर जिस पे सी शार्प का प्रोग्राम रन होता है या आपने रन करना चाहते हैं तो उसमें डॉट नेट फ्रेमवर्क का होना लाजमी है। डॉट नेट फ्रेमवर्क बहुत सारी लैंग्वेजेस को सपोर्ट करता है। एक जगह पे मुझे 50+ लैंग्वेजेस का रेफरेंस मिला था। माइक्रोसॉफ्ट डॉट नेट फ्रेमवर्क के ज़रिए आप बेशुमार एप्लीकेशंस बना सकते हैं, जैसे कि कंसोल एप्लीकेशन, जिस तरह C++ की एप्लीकेशंस होती हैं, या कंसोल की एक फेमस एप्लीकेशन बायोस है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। इसके अलावा आप विंडोज़ फॉर्म्स की एप्लीकेशंस बना सकते हैं, जैसे कि MS ऑफिस, स्काइप, एडोब फोटोशॉप एक्सेट्रा। आप वेब एप्लीकेशंस बना सकते हैं, जैसे फेसबुक, गूगल, ट्विटर एक्सेट्रा। वेब सर्विसेज बना सकते हैं, जैसे कि अगर आपकी फेसबुक की मोबाइल ऐप को कोई डाटा चाहिए फेसबुक के सर्वर से, तो वो वेब सर्विस के ज़रिए डाटा इंटरचेंज करते हैं। ये डाटा कम्युनिकेट होता है वेब सर्विस के ज़रिए। इसके अलावा सर्विस ओरिएंटेड ऐप्स, लाइब्रेरीज और इसके अलावा बहुत बड़ी लिस्ट है। आप बहुत सारी एप्लीकेशन बना सकते हैं। सिंपल वर्ड्स में हम ये कह सकते हैं कि डॉट नेट फ्रेमवर्क वो इन्वायरमेंट है जिसमें सी शार्प की एप्लीकेशंस रन होती हैं। अब हम देखेंगे डॉट नेट फ्रेमवर्क का आर्किटेक्चर, इसके बिल्डिंग ब्लॉक्स के ये किन किन चीज़ों से, किन किन पार्ट से मिलकर बना हुआ है। तो सबसे पहले डॉट नेट फ्रेमवर्क के अंदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आ जाती हैं, यानी आप मल्टीपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में प्रोग्राम कर सकते हैं। आप एक सॉफ्टवेयर बनाने के लिए एक से ज़्यादा लैंग्वेजेस को भी यूज़ कर सकते हैं। सेकेंड चीज़ है कॉमन लैंग्वेज स्पेसिफिकेशन। जब आप मल्टीपल लैंग्वेज में कोड करेंगे तो हर लैंग्वेज के रूल्स डिफरेंट होते हैं, उसकी ट्रांसलेशन का प्रोसेस डिफरेंट होता है। तो कॉमन लैंग्वेज स्पेसिफिकेशन ये करता है कि इन तमाम लैंग्वेजेस के लिए रूल्स डिफाइन करता है और इनको यूनिफॉर्मिटी प्रोवाइड करता है कि आप किसी भी लैंग्वेज में कोड करेंगे तो वो इन तमाम लैंग्वेजेस को एक यूनिफॉर्म लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देगा। थर्ड में इसमें टूल्स होते हैं डिफरेंट एप्लीकेशंस के लिए। ASP.NET जो कि वेबसाइट्स बनाने के काम आती है, और विंडोज़ फॉर्म्स जो कि जिसके ज़रिए आप डेस्कटॉप सॉफ्टवेयर बना सकते हैं जो कंप्यूटर पे रन होती हैं, और ASP.NET की तो वेब पे रन होती हैं। तो वेब डेवलपमेंट के लिए जो टूल्स और लाइब्रेरीज़ हैं वो यहाँ मौजूद होंगी इस लेयर पे, और डेस्कटॉप एप्लीकेशंस के लिए जो टूल्स और लाइब्रेरीज़ हैं वो इस लेयर पे मौजूद होंगी। इसके बाद डॉट नेट फ्रेमवर्क में बेस क्लास लाइब्रेरीज होती हैं,
जो कि कॉमन लाइब्रेरीज हैं किसी भी एप्लीकेशन के लिए। यहाँ मैं एक और बात बताता चलूँ आपको कि इससे पहले जो हमने लेयर देखी, इसमें 2 एप्लीकेशंस का हमने जिक्र किया है, इसके अलावा भी और किस्म की एप्लीकेशंस भी हो सकती हैं जिनके लिए टूल्स और लाइब्रेरीज यहाँ मौजूद होंगी। सो बैक टू बेस क्लास लाइब्रेरीज। बेस क्लास लाइब्रेरीज जैसे हमने कहा कॉमन लाइब्रेरीज होती हैं जो कि कोई भी एप्लीकेशन यूज़ कर सकती है। इसमें सिक्योरिटी की लाइब्रेरीज आ सकती हैं, एप्लीकेशन को सिक्योर बनाने के लिए। इनपुट आउटपुट की लाइब्रेरीज हो सकती हैं कि यूज़र से इनपुट कैसे लेनी है और किस तरह से उसको आउटपुट शो करनी है, उसके लिए जो फंक्शंस होंगे वो यहाँ पे डिफाइन किए होंगे। और इसके अलावा डेटाबेस की एक्सेस अगर आप देना चाहते हैं एप्लीकेशन को तो उसके लिए लाइब्रेरीज होंगी। देन द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ डॉट नेट फ्रेमवर्क, कॉमन लैंग्वेज रन टाइम का काम ये होता है कि ये अंडरलाइंग ऑपरेटिंग सिस्टम और हार्डवेयर को देखते हुए आपके प्रोग्राम को बिल्ड करता है और आप समझ लें कि एग्जीक्यूटेबल फाइल जनरेट करता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर है। और एंड लास्टली जो हम डेवलपमेंट करेंगे C# के प्रोग्राम्स की, उसके लिए हम विजुअल स्टूडियो, IDE या कंपाइलर यूज़ करेंगे। डॉट नेट फ्रेमवर्क का ये बेसिक आर्किटेक्चर हमने देखा है। हमारी नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा वो इसकी डिटेल्स पे होगा। अभी जस्ट हमने बेसिक पार्ट्स को कवर किया है। IDE स्टैंड्स फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। इंटीग्रेट करने का मतलब होता है इकट्ठा करना, यानी जब डेवलपमेंट के लिए जितने टूल्स हैं उनको इकट्ठा कर दिया जाए तो उसको IDE कहते हैं। डेवलपमेंट के लिए कौन से टूल्स होते हैं? आपके पास कंपाइलर होता है, कंपाइलर ट्रांसलेट करता है हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल में। इसके अलावा आपके पास पार्सर होता है जो एरर फाइंड करता है, एडिटर होता है जिसमें आप कोडिंग करते हैं, आपके पास सर्वर्स हो सकते हैं, एम्बेडेड सर्वर्स हो सकते हैं इसमें, और टेस्टिंग के लिए टूल्स हो सकते हैं, पैकेज मैनेजर हो सकते हैं, एटसेट्रा एंड सो ऑन। माइक्रोसॉफ्ट का ऑफिशियल IDE विजुअल स्टूडियो है और इसका करंट वर्जन है विजुअल स्टूडियो 2017। डाउनलोड लिंक नीचे दिया गया है। विजुअल स्टूडियो में बेशुमार फीचर्स हैं। आप मल्टीपल लैंग्वेजेस में कोड कर सकते हैं जिसमें C#, F#, VB.NET एटसेट्रा। ये इसमें आप मल्टीपल टाइप के एप्लीकेशंस बना सकते हैं। जैसे कि हमने देखा था, आप गेम बना सकते हैं, आप वेब बेस्ड सॉफ्टवेयर बना सकते हैं, डेस्कटॉप बेस्ड सॉफ्टवेयर बना सकते हैं, कंसोल एप्लीकेशन बना सकते हैं, कोई लाइब्रेरी बनाना चाहते हैं या और कोई एप्लीकेशन बनाना चाहते हैं तो आप सारी इस पर बना सकते हैं। बेसिकली एक बहुत रिच IDE है। तो रिच IDE होने की वजह से ये थोड़ा स्लो भी है। इसके लिए जिस मशीन पे इंस्टॉल होता है उसको ज़रा अच्छी स्पेक्स का होना चाहिए। तो लेकिन स्टिल विजुअल स्टूडियो का मुकाबला नहीं है। तो माइक्रोसॉफ्ट ने इस नीड को देखते हुए विजुअल स्टूडियो कोड एक नया वर्जन लॉन्च किया। विजुअल स्टूडियो कोड बहुत ही लाइट वेट सॉफ्टवेयर है, और विजुअल स्टूडियो कोड बेसिकली इस प्रिंसिपल पर वर्क करता है कि इसके अंदर आपको जिस भी चीज़ की डेवलपमेंट करनी है, जो भी फीचर्स चाहिए वो आप प्लगइन्स की फॉर्म में इसमें इंस्टॉल कर लेते हैं। तो बेसिकली विजुअल स्टूडियो कोड जब आप इंस्टॉल करते हैं तो ये खाली होता है। आपको अगर वेब डेवलपमेंट करनी है तो उससे रिलेटेड प्लगइन्स इसमें ऐड कर लें, अगर आपको मोबाइल ऐप डेवलपमेंट करनी है तो उससे रिलेटेड प्लगइन्स इसमें आप इंस्टॉल कर लें। तो ये बहुत लाइट वेट सॉफ्टवेयर है और 2018 के डेवलपर सर्वे के मुताबिक विजुअल स्टूडियो कोड रैंकिंग में नंबर 1 आया है। इसके अलावा जो IDEs हैं उनमें मोनो, रोटर और पोर्टेबल .NET शामिल हैं, लेकिन मैं आपको रेकमेंड नहीं करूंगा कि आप इनको यूज़ करें, आप विजुअल स्टूडियो ही यूज़ करें। हम अपनी नेक्स्ट वीडियोस में विजुअल स्टूडियो कोड को भी एक्सप्लोर करेंगे। अब कुछ फीचर्स की बात कर लेते हैं C# के हवाले से। सबसे पहला और मेन फीचर है जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जिसमें मैंने पहले बात की थी। C# को यूज़ करते हुए आप किसी भी किस्म का सॉफ्टवेयर बना सकते हैं। आप वेबसाइट बना सकते हैं, मोबाइल ऐप्स बना सकते हैं, डेस्कटॉप ऐप्स बना सकते हैं। इनकी एग्जांपल्स मैं साथ साथ देता रहता हूँ। वेब में आपके पास गूगल, फेसबुक, ट्विटर इस टाइप की वेबसाइट्स हो सकती हैं। मोबाइल एप्लीकेशंस में आप एंड्रॉयड की भी कोई ऐप बना सकते हैं, आप ब्लैकबेरी की, विंडोज़ फ़ोन की या आईफोन किसी के लिए भी ऐप बना सकते हैं। डेस्कटॉप एप्लीकेशंस में आप कोई चैट मैसेंजर भी बना सकते हैं, आप एडोब फोटोशॉप की तरह का सॉफ्टवेयर भी बना सकते हैं, आप कोई मैनेजमेंट सिस्टम भी बना सकते हैं, इनफैक्ट कुछ भी आप बना सकते हैं। इसमें आप गेम्स बना सकते हैं, 2D और 3D गेम्स।
इसके अलावा आप मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड एप्लीकेशंस बना सकते हैं। ऐसे प्रोग्राम बना सकते हैं जो विद टाइम लर्न करें, या आप बॉट्स बना सकते हैं कि जिससे आप कोई भी क्वेश्चन करें तो वो आपको उसका आंसर करें इंटेलिजेंटली। और इसके अलावा इंटरनेट ऑफ थिंग्स, जिसको IoT भी कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में। IoT बेसिकली एक टेक्नोलॉजी है कि जिसमें मल्टीपल डिवाइसेस जो कि एक इंटरनेट या इंटरनेट का पार्ट होती हैं, वो एक दूसरे से कम्युनिकेट करती हैं। और स्मार्ट होम्स में इस IoT की बहुत ज़्यादा एप्लीकेशंस नज़र आती हैं, जहाँ पे सारी डिवाइसेस इंटरनेट से कनेक्ट होती हैं और आप मोबाइल से एक्सेस कर सकते हैं। तो आप C# को यूज़ करते हुए इंटरनेट ऑफ थिंग्स के लिए भी एप्लीकेशंस बना सकते हैं। सेकंड है रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट। C# को यूज़ करते हुए आप बहुत जल्दी एप्लीकेशन डेवलप कर सकते हैं। उसकी वजह यह है कि आपको बेशुमार प्लगइन्स मिलते हैं, और C# खुद भी ऐसे ऐसे आपको फीचर्स प्रोवाइड करती है, या जो माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो है वो आपको बहुत से ऐसे फीचर प्रोवाइड करता है कि जिसके ज़रिए आप ड्रैग एंड ड्रॉप करके बहुत से काम कर लेते हैं, आपको कोड नहीं करना पड़ता मोस्टली। और इसके अलावा एक स्कैफोल्डिंग एक फ़ीचर है विजुअल स्टूडियो का, जिसके ज़रिए आप जो कॉमन मॉड्यूल्स होते हैं एक एप्लीकेशन के, आपको उनको कोड नहीं करना पड़ता, बल्कि विजुअल स्टूडियो खुद ही वो सारा कोड जनरेट कर देता है आपको। कंसर्न सॉफ्टवेयर की फंक्शनैलिटी के डिफरेंट एस्पेक्ट्स होते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप बिजनेस लॉजिक यानी प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, कोर प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, तो ये कंसर्न हो सकता है। सॉफ्टवेयर का इंटरफेस जिसके थ्रू कोई बंदा इंटरेक्ट करेगा, वो एक कंसर्न हो सकता है। और क्वालिटी एश्योरेंस या सॉफ्टवेयर टेस्ट करना, ये भी एक कंसर्न हो सकता है। तो इन तमाम कंसर्न्स को सेपरेट रखना या इनके कोड को सेपरेट रखने को सेपरेशन ऑफ कंसर्न कहा जाता है। यानी अगर डिज़ाइन में चेंज हो तो हमें बाकी प्रोग्रामिंग को चेंज ना करना पड़े। इसको मैं एक एग्जांपल से आपको समझाने की कोशिश करूँगा। फॉर एग्जांपल, आप अज्यूम करें कि एक टीम है जिसमें डेवलपर्स हैं, UI डिज़ाइनर है और क्वालिटी एश्योरेंस की बंदे हैं। अगर वो सारे अपनी फाइल्स में चेंज करते हैं और अपडेट करते हैं, नॉर्मल सिनेरियो में क्या होगा कि जब सारी फाइल्स अपडेट होंगी, हो सकता है 2 बंदे एक ही फाइल पे काम कर रहे हो, तो उनको मैन्युअली कोड को मर्ज करना पड़ेगा। लेकिन C# के केस में ऐसा नहीं होता। जब आप सारी फाइल्स अपडेट करेंगे तो आपके कोड में कोई एम्बिग्यूटी नहीं आएगी। C# को सीखना बहुत ही आसान है क्योंकि ये C++ और जावा से मिलती जुलती है। इसके अलावा बिल्ट इन डॉक्यूमेंटेशन आपको मिलती है विजुअल स्टूडियो में। जब भी आप किसी फंक्शन का नाम लिखते हैं तो उस फंक्शन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको सामने नज़र आ जाती है पॉपअप मैसेज के तौर पे। इसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट का ऑफिशियल नेटवर्क MSDN, माइक्रोसॉफ्ट डेवलपर नेटवर्क, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे आप डिफरेंट डेवलपर्स से कनेक्ट कर सकते हैं और आपको डिफरेंट ट्यूटोरियल्स भी मिल सकते हैं। .NET प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, आप इसकी एप्लीकेशंस किसी भी प्लेटफॉर्म पे बना सकते हैं और रन कर सकते हैं। इसकी एप्लीकेशन स्केलेबल होती हैं। स्केलेबल का मतलब होता है कि जब आपके पास किसी सॉफ्टवेयर को यूज़ करने के लिए यूज़र्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, या फिर आपकी एप्लीकेशन का साइज़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, आप बहुत ज़्यादा फीचर्स ऐड कर लेते हैं, या यूज़र बहुत बढ़ जाते हैं, तो उस केस में आपकी एप्लीकेशन स्लो हो सकती है या फिर क्रैश कर सकती है। तो C# में आप ऐसी एप्लीकेशंस बना सकते हैं जो कि इंटरप्राइज लेवल की हों, जिसको हंड्रेड्स या थाउजेंड्स ऑफ पीपल एक्सेस कर सकते हैं एक टाइम पे। ये ओपन सोर्स है। माइक्रोसॉफ्ट ने बेसिकली विजुअल .NET कोर को ओपन सोर्स डिक्लेयर कर दिया है। गिटहब पे का लिंक आपको नीचे नज़र आ रहा है। यहाँ पे .NET की ऑफिशियल रिपोजिटरी है, जहाँ जाके आप C# लैंग्वेज को एक्सप्लोर कर सकते हैं। ये ओपन सोर्स और फ्रीली अवेलेबल है वहाँ पे। पॉपुलर प्रोडक्ट्स जो .NET को यूज़ करते हुए बनाई गई हैं वो आपको स्क्रीन पे नज़र आ रही हैं। ये ऐसी एप्लीकेशंस हैं जो कि आप अपनी डेली लाइफ में यूज़ भी करते होंगे। यहाँ हमारे इस लेक्चर का इख्तिताम होता है। थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन पे क्लिक करना मत भूलिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो कमेंट, लाइक और शेयर करें, और कमेंट के ज़रिए वीडियो के बारे में फ़ीडबैक ज़रूर दीजिए।